नमस्कार दोस्तों। हम मानचित्रों के माध्यम से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और ज्योग्राफी यदि आपके पास में ऑक्सफोर्ड एटलस है तो ऑक्सफोर्ड एटलस लेके बैठना है, बड़ी धीर गंभीर और एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने को समझते हुए ज्योग्राफी को पढ़ना। और मैं इतनी शांति से आपको ज्योग्राफी आरएस के लिए राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड और विभिन्न भर्तियां जो आरपीसी से संबंधित है उनकी हम ज्योग्राफी, और उसमें हम पढ़ रहे अफ्रीका महाद्वीप। आज हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, और ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप और इधर पड़ता है यूरोप। ये इधर यूरोप पड़ता है। पहले हम पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम क्या है। इधर यूरोप पड़ता है, इधर एशिया पड़ता है, इधर एशिया पड़ता है, इधर हिंद महासागर पड़ता है, पूर्व की दिशा में हिंद महासागर। यदि आपके पास में एटलस है तो एटलस लेके बैठना है। इधर हिंद महासागर पड़ता है, इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इधर अंटार्कटिक महासागर पड़ता है, इधर यूरोप पड़ता है। ये हिंद महासागर का भाग है। यहां हिंद महासागर और अंटार्कटिक दोनों मिलते हैं, जिसे इसे दक्षिण महासागर कहा जाता है। इसे दक्षिण महासागर कहा जाता है, दक्षिण महासागर कहा जाता है। एशिया के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 3,03,35,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,03,35,000 वर्ग किलोमीटर है। इधर अटलांटिक महासागर, इधर पड़ता भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। यहां पड़ता लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर। और यहां जो भाग पड़ता है वो पड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि। देखो, यूरोप और एशिया से ये किस प्रकार अलग होता है। यूरोप से ये भूमध्य सागर से अलग होता है, और भूमध्य सागर से जहां अलग होता है वहां यहां देश पड़ता है एक मोरक्को, और यहां स्पेन, स्पेन, और यहां पड़ता पुर्तगाल। स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीका का देश है। मोरक्को, अफ्रीका और मोरक्को के मध्य भूमध्य सागर में एक जल संधि है जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो ये यूरोप से जब अलग होता है, तो यूरोप से अलग होता है तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। स्पेन और मोरक्को के मध्य भूमध्य सागर में स्पेन यूरोप महाद्वीप का है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का है। इनके मध्य भूमध्य सागर में एक जल संधि है, एक द्वीप है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, इस जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप और अफ्रीका अलग होता है। और ये जिब्राल्टर जल संधि है वो मोरक्को यूरोप के देश और स्पेन यूरोप के देश और मोरक्को अफ्रीका के देश से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि है, उस जिब्राल्टर पर जो अधिकार है वो ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो अधिकार है, और जितने भी यूरोप से जहाज, बड़े कंटेनर गुजरते हैं, क्रूज जहाज गुजरते हैं, उधर अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से जितने भी जहाज आते हैं और भूमध्य सागर होते हुए सुएज नहर से जो गुजरते हैं और लाल सागर होते हुए भारत की तरफ जाते हैं, एशिया की तरफ जाते हैं, वो सारे जिब्राल्टर जल संधि से होकर के गुजरते हैं। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि एक महत्वपूर्ण जल संधि है, और वहां द्वीप पर जो नजर रख रहा है वो नजर रख रहा है ब्रिटेन रख रहा है। जिब्राल्टर जल संधि से जहाज निगरानी रखने के कारण इससे हमारे राजस्थान में पुराने राजपूताना के अंदर अजमेर मध्य में स्थित था, इसलिए राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर कहलाता है। उसका कहलाने का कारण यह है कि किधर से भी जाएंगे तो अजमेर होकर के जाना पड़ेगा, ऐसे ही जिब्राल्टर से होकर के जाते हैं। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, और यहां है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो मिस्र का एक
सिनाई प्रायद्वीप को काट करके किया गया है। सिनाई प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है। सिनाई प्रायद्वीप यह भाग एशिया में पड़ता है और मिस्र अफ्रीका का भाग है। इस प्रकार स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया और यूरोप से अलग करता है और ये नाके पर स्थित है। इसके बाद में एक जल संधि है बाब अल मंदेब संधि, जो लाल सागर है। लाल सागर भी एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लाल सागर के अंदर है, यहां ऐसे देश है सोमालिया, और यहां एक छोटा सा देश है जिबूती, और फिर इरिट्रिया। इस प्रकार सोमालिया और यहां देश है यमन, फिर यहां देश है ओमान। ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के देश है यमन और ओमान। यमन जो है, यमन को सोमालिया से जो अलग करता है, वैसे तो नजदीक तो जिबूती पड़ता है, लेकिन पढ़ने में सोमालिया आता है। तो सोमालिया और यमन को जो जल संधि अलग करती है और जो लाल सागर है और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, इधर है लाल सागर, ये लाल सागर है, और इधर अदन की खाड़ी है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो जल संधि जोड़ती है, उस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि जो सोमालिया समुद्री डाकुओं के लिए जाना जाता है, और समुद्री डाकुओं के कारण, समुद्री डाकू जब लोगों को लूटते हैं, क्रूज को लूटते हैं, जहाजों को लूटते हैं, तो इस प्रकार यहां से जाने वाले सारे जहाजों को किसी न किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। लोग रोते हुए जाते हैं, इसलिए बाब अल मंदेब जल संधि का नाम हो गया आंसुओं का द्वार। बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। इस प्रकार आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार बाब अल मंदेब जल संधि कहा जाता है। बाब अल मंदेब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और सोमालिया को यमन से अलग करती है, और इधर लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और एशिया अफ्रीका और यूरोप की तिराहे पर है स्वेज नहर। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के तिराहे पे है स्वेज नहर। 1869 में बनी थी, 172 किलोमीटर लंबी है, और ये इस प्रकार एक महत्वपूर्ण नहर में से एक है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, और ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप की तिराहे पर स्थित है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण नहर है। फिर आता भूमध्य सागर में हमने मोरक्को, स्पेन के मध्य जिब्राल्टर जल संधि पढ़ा, और इधर अटलांटिक महासागर पड़ता है और इधर हिंद महासागर पड़ता है। अब देखो इस भाग को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का हम अपने उत्तरी भाग पढ़ा, यानी उत्तरी भाग ये किस प्रकार अलग होता है, और इसी भाग को हम आगे बढ़ाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अक्षांश में कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा गुजरती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनके मध्य से तीनों रेखाएं गुजरती है। इस प्रकार ये अफ्रीका, ये हमारा भूमध्य सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, यहां पड़ता अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। देखो अपन ये पृथ्वी बना देते हैं। पृथ्वी के मध्य जो खींची गई आड़ी रेखा है और जो पूर्व पश्चिम खींची जाती है, जिसे अपन 0 डिग्री कहते हैं, ये पृथ्वी के मध्य होने के कारण इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो ये जो विषुवत रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, और अफ्रीका महाद्वीप के जहां मध्य से गुजरती है वो कुल 6 देशों से गुजरती है। इस प्रकार ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है विषुवत रेखा, और ये गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या और सोमालिया से गुजरती है। देखो जो गिनी की खाड़ी में देश है वो है साओ टोम, साओ टोम से गुजरती है। फिर यहां एक देश है गैबोन, ये भूमध्य सागर विषुवत रेखा जिसे हम
0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि के 5 देशों से गुजरती है और साओ टोम समेत ये 6 देशों से गुजरती है। देखो साओ टोम है, इधर गैबोन है, फिर यहां कांगो है, कांगो, और उसके बाद में ये जायरे से गुजरती है। जायरे का वर्तमान में नाम कांगो प्रजातांत्रिक कहलाता है। जायरे का वर्तमान में नाम कांगो प्रजातांत्रिक कहलाता है। ये गैबोन से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, कांगो प्रजातांत्रिक से गुजरती है, ये युगांडा से गुजरती है, फिर ये केन्या से गुजरती है, और फिर ये सोमालिया से गुजरती है, फिर ये सोमालिया से गुजरती है। इस प्रकार विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, गैबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यानी मुख्य भूमि के 6 देश हो गए। गैबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया मुख्य भूमि के 6 देशों से गुजरती है। और एक जो द्वीपीय देश है साओ टोम, जो गिनी की खाड़ी में स्थित है। इस प्रकार ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है और कुल 7 देशों से गुजरती है और मुख्य भूमि के 6 देशों से गुजरती है। साओ टोम पूछा जा सकता है। साओ टोम 2 नंबर पे गैबोन, 3 नंबर पे कांगो, 4 नंबर पे जायरे जिसे कांगो प्रजातांत्रिक कहलाता है, 5 नंबर पे ये युगांडा, 6 नंबर पे ये केन्या और 7 नंबर पे ये सोमालिया से गुजरती है। केन्या, तंजानिया और युगांडा के मध्य एक झील है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और विश्व की मीठे पानी की सुपीरियर झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इस प्रकार ये विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी झील के मध्य से गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से गुजरती है, जो युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य, युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य विक्टोरिया झील के मध्य से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। इस प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को करक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कहा जाता है और करक रेखा पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से गुजरती है। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, ये इस प्रकार ये जो गुजरती है, इधर पड़ता है एक देश पश्चिमी सहारा, करक रेखा, पश्चिमी सहारा, फिर पड़ता है मोरिटानिया, फिर पड़ता माली, फिर पड़ता अल्जीरिया, फिर पड़ता है लीबिया और मिस्र। और कौन सा देश है? मिस्र। इस प्रकार पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया 2, माली 3, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया 4, लीबिया 5 और मिस्र 6। इस प्रकार ये 6 देशों से गुजरती है। कई बार क्या होता है कि नाइजर और चाड का भी उल्लेख आता है, लेकिन ये जिस प्रकार राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है करक रेखा, लेकिन करक रेखा डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती है। ऐसे ही चाड और जो नाइजर देश है, नाइजर देश का जो वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के बहुत ही अच्छी स्थिति का देश था, लेकिन वर्तमान में वहां सैनिक तानाशाही का राज प्रारंभ हो गया और राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया। वो नाइजर, जिसे निजेर भी कहा जाता है, तो नाइजर और चाड की सीमा को स्पर्श करती है। लेकिन कुल कितने देशों से गुजरती है? पश्चिमी सहारा 1, मोरिटानिया 2, माली 3, अल्जीरिया 4, लीबिया 5 और मिस्र 6 देशों से गुजरती है। इस प्रकार
कर्क रेखा अफ्रीका के 6 देशों से गुजरती है। और यदि ऑप्शन में और कोई देश है और फिर नाइजर और चाड की ये सीमा को स्पर्श करती है, उत्तरी सीमा को, लेकिन ये 6 देशों से होकर के ही गुजरती है। तो इस प्रकार कर्क रेखा अफ्रीका के 6 देशों से गुजरती है, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। और भूमध्य रेखा अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है, साओ टोम, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, साओ टोम, गेबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इस प्रकार 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है और अपन यहां देखते हैं। देखो मकर रेखा इस प्रकार यहां से गुजरती है, यहां मेडागास्कर स्थित है मकर रेखा। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अमेरिका, मोजाम्बिक मुख्य भूमि के देशों से देखो, यहां पड़ता है नामीबिया, नामीबिया, ये नामीबिया से गुजरती है। नामीबिया के बाद में लैंड लॉक्ड देश आता है बोत्सवाना, ये बोत्सवाना से गुजरती है, ये बोत्सवाना से गुजरती है। और फिर ये गुजरती है दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है। और फिर ये गुजरती है मोजाम्बिक से। कहां से गुजरती है? मोजाम्बिक से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है। और फिर मेडागास्कर से गुजरती है, मेडागास्कर। मेडागास्कर विश्व का 4था बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी अंतानानारिवो है। और मेडागास्कर जो विश्व का 4था बड़ा द्वीप कहा जाता है। यदि ग्रीनलैंड, पापुआ न्यूगिनी, बोर्नियो, और उसके बाद में विश्व का 4था बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। इस प्रकार कितने देशों से गुजरती है? 5 देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अब देखो अपन अगली जो बात करते हैं उसमें मैं आपको बना करके बताता हूं कि 0 डिग्री जो अपन बात कर रहे थे, 0 डिग्री, 0 डिग्री जो अपन बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। अब देखो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अपने बात की कर्क रेखा, कर्क रेखा, फिर है 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये 3 रेखा इस भूमध्य रेखा के अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। और देखो पृथ्वी को जो बराबर बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिन्हें हम दूसरी भाषा में ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये जो ग्रीनविच रेखा है ये ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच से यारमाउथ शहर से होकर के गुजरती है और इसे 1884 के लगभग तय किया गया था। तो ये यारमाउथ से गुजरती है और विश्व को पूर्व और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और पृथ्वी को 2 बराबर खड़ी भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री भी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप के जहां से मध्य से गुजरती है वहां पहला देश पड़ता अल्जीरिया। ये अल्जीरिया से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है। फिर ये माली से गुजरती है, माली से गुजरती है। फिर यहां एक देश पड़ता बुर्किना फासो, ये विश्व के गरीब देशों में आता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो ये विश्व के गरीब देशों में से 4था नंबर बुर्किना फासो। और फिर घाना से गुजरती है, घाना से, घाना जिसकी राजधानी अक्रा कहलाती है और कोकोआ त्रिभुज का एक इसका क्षेत्र में आता है घाना। और इस प्रकार घाना, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया 0 डिग्री देशांतर भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा ये किन किन देशों से गुजरती है? देखो जहां से मकर रेखा गुजरती है वहां देश है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और भूमध्य रेखा जहां से गुजरती है साओ टोम, गैबोन,
कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केनिया और सोमालिया से गुजरती है। इधर जब कर्क रेखा की बात आएगी तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है वो है पश्चिमी सहारा, ये पश्चिमी सहारा से गुजरती है। मोरिटानिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, मोरिटानिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है और मिस्र से गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर, तीनों रेखा के अलावा 0 डिग्री देशांतर चारों रेखाएं एकमात्र विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां से ये चारों रेखाएं गुजरती है। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों जहां मिलती है वो है गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में मिलती है। तो इस प्रकार ये अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों मिलती है। इस प्रकार ये यहां चौराया बनता है गिनी की खाड़ी में। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप को हमने भूमध्य सागर के बारे में बात की, हमने लाल सागर के बारे में बात की और हमने अदन की खाड़ी के बारे में बात की। हमने बाब अल मंदेब के जो आंसुओं का द्वार है उसके बारे में बात की, हमने स्वेज नहर के बारे में बात की और हमने जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बात की। हमने 0 डिग्री देशांतर की बात की, हमने कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरते हैं उनकी बात की, भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरते हैं इनकी बात की और मकर रेखा किन देशों से गुजरते हैं इनकी बात की। और हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि जिस प्रकार अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, कौन कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप के जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं, कौन कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। भूमध्य सागर से लगे हुए हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। ये अफ्रीका महाद्वीप और इस प्रकार ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यहां एक देश पड़ता है मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को किससे अलग करती है? स्पेन से। और बीच में जिब्राल्टर द्वीप पड़ता है, ये हमने जिक्र किया, जिब्राल्टर द्वीप अलग करती है। मोरक्को पड़ता है। मोरक्को के बाद में जब भारत में कृष्णदेवराय का राज्य था और हम्पी उसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य, और दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, जब शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता की एक कहानी है जो उन्होंने किताब लिखी, वो है रहला। और रहला जिसने लिखी वो मोरक्को देश का व्यक्ति था, इब्न बतूता। विश्व में पहली बार इब्न बतूता ने ही विश्व को यह बताया था कि भारत में एक ऐसा फल होता है जो नारियल के बारे में वो वर्णन कर रहा है कि उसकी जटा होती है और हिंदू उसे बड़े पवित्र तरीके से मानते हैं और उसके 3 आंखें होती है और हिंदू कभी भी उसके तीनों आंखों में किसी भी प्रकार का नुकीला पदार्थ डाल करके उसके फोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। ये विश्व को किसी ने यदि अवगत कराया तो वो मोरक्को देश का व्यक्ति था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने जो किताब लिखी उसका नाम था रहला। आगे हम इतिहास आएगी तब वर्णन करेंगे। मोरक्को के बाद में जो भूमध्य सागर से अफ्रीका महाद्वीप का लगा हुआ देश है वो देश है अल्जीरिया। और फिर यहां गुलाबी क्रांति का स्प्रिंग जो मूवमेंट हुआ था, और एक ऐसा ही देश है ट्यूनीशिया जो भूमध्य सागर पर स्थित है और शानदार अपने स्वास्थ्य वर्धक जलवायु के लिए जाना जाता है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिर आता है लीबिया। ये लीबिया वही है जो गद्दाफी वाला, अमेरिका ने गद्दाफी जो तानाशाह था लीबिया का, उसको एक पाइप में पकड़ा था, नाले में पकड़ा था और वो बड़ा तानाशाह था। हमारे राजस्थान में जितने भी जैसे शरीर है, मरुस्थलों के प्रकार है, जैसे शरीर है, अर्ग है, रेग है,
हमादा है, ये सारे के सारे सारा मरुस्थल जो लीबिया के भाग है वहां से प्रकारों से लिया गया है। तो इस प्रकार मोरक्को, मोरक्को के बाद में अल्जीरिया, और अल्जीरिया के बाद में ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद में लीबिया, और लीबिया के बाद में मिस्र। मिस्र विश्व में पिरामिडों के लिए जाना जाता है, और नील नदी चलती है, और मिस्र को नील नदी का वरदान, हेरोडोटस ने कहा था, हमारे इतिहास के जो पितामह हैं वो कभी मिस्र नदी के किनारे खड़े होकर के जब उन्होंने मिस्र की देखे कि चारों तरफ से मरुस्थल ही मरुस्थल है और मरुस्थल के गुबार उड़ रहे हैं, लेकिन बीच में नील नदी बह रही है, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है, इसलिए उन्होंने नील नदी का वरदान कहा था मिस्र को, तो वो मिस्र। इस प्रकार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये भूमध्य सागर से लगते हैं, ये भूमध्य सागर से लगते हैं। जब हम लाल सागर की बात करें तो इस प्रकार ये जो लाल सागर है, लाल सागर से जो देश लगते हैं, इधर मिस्र लगता है, फिर इधर सूडान लगता है, सूडान लगता है, और इरिट्रिया लगता है, इरिट्रिया, इरिट्रिया लगता है, और जिबूती लगता है, जिबूती, जिबूती, जिबूती वर्तमान में इसलिए सुर्खियों में है कि जिबूती पर ज्यादातर जो नाविक का कब्जा है वो चीन ने कर लिया है। चीन ने लाल सागर से और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले वाहनों पर जितने भी क्रूज निकलते हैं, जितने भी नावें निकलती है, जितने भी जहाज निकलते हैं, और व्यापारिक बेड़ा जितना भी निकलता है, उस पे इसने अपना एक जिबूती में अपना एक सैनिक अड्डा बना लिया है, और इरिट्रिया पर भी वो वहां दबाव डाल रहा है कि आपको जो लोन दिया उसके बदले हमें लीज पे बंदरगाह दिया जाए। तो इस प्रकार इरिट्रिया और जिबूती, और फिर आती है अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से जो देश लगता है वो सोमालिया, सोमालिया अदन की खाड़ी से लगता है। इस प्रकार भूमध्य सागर से देश लगते हैं वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, और जो लाल सागर से जो देश लगते हैं वो है मिस्र। मिस्र दोनों कॉमन है, मिस्र लगता है, सूडान लगता है, इरिट्रिया लगता है, और जिबूती लगता है, और अदन की खाड़ी से एक देश लगता है वो है सोमालिया। अब इधर हमारा है हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। देखो हिंद महासागर से जो देश लगते हैं, पहला देश आ गया हमारा सोमालिया, सोमालिया के बाद में हमारा देश आ गया केनिया, केनिया लगता है, केनिया के बाद में जो देश आ गया वो लगता है तंजानिया, तंजानिया लगता है, केनिया, तंजानिया, और तंजानिया के बाद में लगता है वो लगता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद में जो देश लगता है वो लगता है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा लगता है? दक्षिण अफ्रीका लगता है। तो इस प्रकार हिंद महासागर के, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश रेखा बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं, वो हमारा पहला देश है सोमालिया, दूसरा केनिया, तीसरा तंजानिया, चौथा मोजाम्बिक, और पांचवा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार ये हिंद महासागर से तटीय रेखा बनाते हैं। अब देखो ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से कौन कौन से लगाते हैं? देखो मोरक्को लगता है अटलांटिक महासागर से, फिर आता है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा अटलांटिक महासागर से लगता है, पश्चिमी सहारा के बाद में मोरिटानिया लगता है, मोरिटानिया इससे लगता है, पश्चिमी सहारा मोरिटानिया लगता है। मोरिटानिया के बाद में जो देश आता है वो लगता है गैम्बिया, गैम्बिया, फिर लगता है गिनी, गिनी, फिर लगता है बिसाऊ, बिसाऊ लगता है, फिर लगता है सेनेगल, 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 और सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन लगता है। सियरा लियोन के बाद में लाइबेरिया लगता है, लाइबेरिया लगता है, सियरा लियोन, लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद में जो देश आता है वो है आइवरी कोस्ट। कौन सा देश है? आइवरी कोस्ट लगता है, आइवरी कोस्ट लगता है। आइवरी कोस्ट के बाद में जो देश लगता है वो लगता है घाना, घाना, घाना के बाद में लगता है टोगो, घाना के बाद में टोगो। ये टोगो पूछा हुआ है आरएस प्री में, टोगो पूछा था, निम्न में से टोगो है, एक जनजाति है, एक देश है, यहाँ कोई द्वीप है, इस प्रकार का पूछा गया क्वेश्चन है। टोगो, घाना, टोगो, फिर देश आता है बेनिन, फिर देश आता है बेनिन, फिर देश आता है नाइजीरिया, फिर देश लगता है नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद में लगता है कैमरून,
कैमरून के बाद में लगता है गिनी, गिनी के बाद में लगता है गाना, गाना के बाद में लगता है कैमरून, कैमरून के बाद में गिनी, गिनी के बाद में लगता है कांगो, फिर कांगो प्रजातांत्रिक छोटा सा लगता है मताडी बंदरगाह, कांगो प्रजातांत्रिक लगता है, फिर लगता है गैबोन, अंगोला, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। इस प्रकार इतने सारे देश अटलांटिक महासागर से लगते हैं। तो इस प्रकार ये अटलांटिक महासागर से लगते हैं और इधर हिंद महासागर से लगते हैं। अदन की खाड़ी से सोमालिया एक लगता है, इधर लाल सागर से मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती लगता है, भूमध्य सागर से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र लगता है। इस प्रकार ये अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। आगे हम इसका वर्णन करते हैं। तो अपने ये जो खाड़ी है ना, ये गिनी की खाड़ी है, इसे गिनी की खाड़ी कहते हैं। गिनी खाड़ी के कई ऐसे देश हैं जिनकी एक अद्भुत विशेषता है और उन अद्भुत विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि वो अफ्रीका महाद्वीप के लिए क्यों उपयोगी है। देखो यहां जो देश है वो देश है सियरा लियोन, सियरा लियोन, सियरा लियोन देश है, सियरा लियोन। और एक इनके साथ में देश है लाइबेरिया। ये सियरा लियोन और लाइबेरिया जो गिनी की खाड़ी से लगते हैं और ये खूब सारा खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। सियरा लियोन और लाइबेरिया, इन तटीय रेखा में खाद्यान्न उत्पादन होता है, इसलिए सियरा लियोन और लाइबेरिया की तटीय रेखा खाद्यान्न तटीय रेखा कहलाती है। खाद्यान्न तटीय रेखा कहलाती है। किस किस की? सियरा लियोन और लाइबेरिया की तटीय रेखा खाद्यान्न तटीय रेखा कहलाती है। इसे ग्रैंड कोस्ट कहा जाता है। फिर एक यहां देश आता है जिन्हें हम द आइवरी कोस्ट कहते हैं, द आइवरी कोस्ट कहते हैं, द आइवरी कोस्ट। द आइवरी कोस्ट है ना, वो आइवरी तटीय रेखा कहलाती है, आइवरी तटीय रेखा कहलाती है। मोतियों के ऊपर खोल के लिए जानी जाती है आइवरी तटीय रेखा। तो कौन से देश की तटीय रेखा? द आइवरी कोस्ट की तटीय रेखा क्या कहलाती है? आइवरी तटीय रेखा। सियरा लियोन, लाइबेरिया दोनों मिलकर के खाद्यान्न तटीय रेखा कहलाती है और जो द आइवरी कोस्ट है वो आइवरी तटीय रेखा कहलाती है। अब देखो एक आगे देश है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसकी राजधानी घाना, अक्रा है। और घाना का एक व्यक्ति आपको बताना है इनबॉक्स में कि घाना का कौन सा व्यक्ति यूएनओ का चेयरपर्सन रहा है, अध्यक्ष रहा है, यूएनओ का महासचिव रहा है, यूएनओ का महासचिव रहा है घाना, और 2 बार रहा है, 1 बार नहीं 2 बार रहा है। घाना की जो वोल्टा झील है वो यूएनओ के महासचिव रहते हुए उन्होंने ही बनवाई थी, जिसकी राजधानी अक्रा है। घाना देखो, घाना किसके लिए प्रसिद्ध है? घाना में खूब सारा सोना पैदा होता है, इसलिए गिनी तटीय रेखा में ये सवर्ण तटीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सवर्ण तटीय रेखा कहलाती है। गोल्ड कोस्ट कहलाती है घाना की तटीय रेखा। क्या कहलाती है? गोल्ड कोस्ट। फिर 3 देश है लगातार, एक देश है टोगो, एक देश है बेनिन, टोगो, बेनिन, और तीसरा देश है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका के बड़े देशों में आता है और नाइजीरिया से नाइजर नदी बहती है। नाइजर नदी के अंदर पाम ऑयल ढोया जाता है, इसलिए नाइजर नदी को पाम ऑयल की तेल नदी कहा जाता है, उसे तेल नदी कहा जाता है। जो सेनेगल से निकल करके माली होते हुए नाइजर, नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में आकर के इस प्रकार ये दड़ंगा लगाती है। इस नाइजर नदी को जो नाइजीरिया से होकर के बहती है उसे कौन सी नदी कहते हैं? पाम ऑयल नदी कहते हैं, पाम ऑयल नदी। इसे तेल नदी कहते हैं, तेल नदी कहते हैं, तेल नदी। और मूंगफली का तेल भी ढोती है और मूंगफली नाइजीरिया में सर्वाधिक होती है। तो मैं ये बता रहा था कि टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, इनकी जो तटीय रेखा है, यहां कभी अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा कुख्यात रहा है तो वो रहा है दास प्रथा के लिए। और यहां छोटे बच्चों का, महिलाओं का, औरतों का और आदमियों का बोरों में भर भर करके विदेशों में निर्यात होता था। और जब यूरोप जो आधुनिक
अपनी आधुनिकता का शेख ही बगाड़ता है। इन लोगों को उन्होंने दास बना बना करके चंद रुपयों के रोटी के टुकड़े इन्होंने आदान प्रदान किया था, और दास प्रथा एक बहुत बड़ी कुख्यात दास प्रथा थी। तो टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया गिनी की खाड़ी की तटीय रेखा दास तटीय रेखा कहलाती है। दास तटीय रेखा कहलाती है। इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि सीरा लियोन और लाइबेरिया की जो रेखा है, तटीय रेखा है, वो खाद्यान्न तटीय रेखा कहलाती है। और आइवरी कोस्ट की, द आइवरी कोस्ट की जो तटीय रेखा है वो आइवरी तटीय रेखा कहलाती है। घाना की तटीय रेखा सवरन तटीय रेखा कहते हैं, गोल्ड कोस्ट लाइन कहा जाता है। फिर आता है टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ये विश्व में दास तटीय रेखा के लिए कुख्यात रहा है। तो इस प्रकार ये तटीय रेखा, और यहीं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सर्वाधिक दलदली और चिपचिपी जलवायु पाई जाती है। इन जब चिपचिपी जलवायु से जब सहारा से इस तरफ जब पवन चलती है तो ये सारी चिपचिपी हवाएं एकदम शुष्कता पैदा कर जाती है और वातावरण बहुत ही बड़ा सुहावना हो जाता है, और उन्हें कहते हैं डॉक्टर हवा। जब हम हवाओं के पढ़ेंगे तब हम अलग अलग हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर हवा कौन सी हवाओं को कहा जाता है और वो किधर से किधर चलती है, वो सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की तरफ चलती है। तो इस प्रकार ये यहाँ सबसे चिपचिपा और दलदली भाग वाला और सर्वाधिक मच्छरों वाला, इसलिए यहाँ के देश सारे के सारे क्या है, सर्वाधिक गरीबी रेखा में जी रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये अफ्रीका महाद्वीप का पढ़ा, और इसी पार्ट को हम हमारे सेकंड पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं, कौन से अफ्रीका महाद्वीप के छोटे देश हैं, जनसंख्या में कौन कौन से बड़े हैं, और हर हमारा जो दक्षिणी अफ्रीका है उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, कौन कौन से देश के अंदर कौन कौन सा खनिज है, इनका हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा फिर हम उसे प्राकृतिक रूप में भी पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे, हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, यदि आप पहली बार हैं चैनल पर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें, और अपने स्टेटस की शोभा भी बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।